आज हम लोग रेलवे ब्लैक बुक इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, जो रेलवे के एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किस अवधि शामिल थी, जो मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। तो 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना में मतलब कि जो कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल कितना ईस्वी को हुआ था, जो 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। तो 1935 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। किसे भारतीय योजना और अर्थव्यवस्था के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, तो पीसी महालनोबिस इनको बोलते हैं, नहीं तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस बोलते हैं। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किसके साथ विलय हुआ है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। माल एवं सेवा कर, जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल है, भारत सरकार द्वारा किससे प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है, तो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। यानी माल एवं सेवा कर का मतलब क्या हुआ, जीएसटी हुआ। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे 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 और क्या नाम से भी जाना जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो करवे समिति, तो लघु उद्योग समिति को करवे समिति भी कहा जाता है। इसको 1955 में हुआ था। ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति भी कहा जाता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? जॉन मेनार्ड किन्स। इनको ऐसे ऑप्शन में खाली किन्स भी दिया हुआ रहता है, तो जॉन मेनार्ड किन्स भी बोलते हैं। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है। इस दर को क्या कहा जाता है, तो बैंक दर कहा जाता है। यानी कि आरबीआई है जो वाणिज्यिक बैंक, यानी कि जो दूसरे बैंक को जो ऋण देता है, उसको बैंक दर कहते हैं। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो वस्तु एवं सेवा कर है। रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी निर्धनता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 के अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय थी वो 1974 से 1979 थी, इतना याद रखना है। और इसमें क्या था कि जो मतलब गरीबी पर इसको मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और रोजगार स्तर को बढ़ाने की बात कही गई थी। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, तो 2012 से 2017 थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज का स्टॉक को क्या कहा जाता है, तो सुरक्षित भंडार कहा जाता है। एनएनपी यानी कि नेवा राष्ट्रीय उत्पाद से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो यदि एनएनपी बराबर जीडीपी और माइनस विदेश से आय माइनस मूल्यह्रास, ये इसमें गलती है। किसका कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का कार्य है कि हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है, इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को कहा जाता है। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। विश्व भर में एमएनसी द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है, तो विदेशी निवेश कहलाता है। समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है, तो महालनोबिस योजना कहा जाता है। यानी कि समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर क्या, तो महालनोबिस योजना कहा जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किसने किया था, तो पीसी महालनोबिस ने, इसलिए महालनोबिस योजना इसे कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किससे संबंधित है, तो कृषि वस्तुओं से संबंधित है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वाई रेड्डी थे। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पर बेचना है, इसका निर्णय बाजार द्वारा निजी
उद्यमों द्वारा लिया जाता है, जिसमें राज्य की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। तो पूंजीवादी, यानी पूंजीवादी है जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है, जिसमें मतलब कि कहा गया क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना और किस कीमत पर बेचना है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से फिल द ब्लैंक्स किस अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादक का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो डेविड रिकार्डो को दिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किससे मूल्य ह्रास घटाकर की जा सकती है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाकर की जा सकती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जा सकती है। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश में मूल्य ह्रास को घटाकर। भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। आरबीआई का प्रतीक क्या है? एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर है, इसका प्रतीक है, यानी लोगो। शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 2018 में शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में वित्तीय क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित है? तो आरबीआई। भारत में कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत जिसे प्रत्येक बैंक को रिजर्व के रूप में रखना होता है, क्या कहलाता है? तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात कहलाता है। व्यापार के संबंध में एआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनीज है, एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनीज है। भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1969 में हुआ था। 1969 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद एसबीआई बन गया और इसकी शाखाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और फिर इसको एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका भी मुंबई में है। और आरबीआई का भी मुख्यालय कहाँ है? तो उसका भी मुंबई में। हाल ही में यानी कि 1 अप्रैल 2019 में कौन सा बैंक है जो दो अन्य बैंकों में विलय के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से 2019 में बैंक मतलब किस में विलय हुआ? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1982 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितना ईस्वी में खोले गए? तो 1975 में खोले गए थे। भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में खोले गए थे। भारत का संविधान बजट किसके रूप में संदर्भित होता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल कितना में? इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वस्तु एवं सेवा कर होता है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 प्रकाशित किया था? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू एक महारत्न है? तो भेल बीएचईएल है। अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम है? तो कोल इंडिया लिमिटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि 4। किस कंपनी को सितंबर 2017 में भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया था? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि बीपीसीएल। भारत इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजास स्टील के नाम से जाना जाता है?
तो किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जाना जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को माना जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना में प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किया था और आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी माना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कितना? भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने के संबंधी प्रयास किए थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में हुआ था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1956 से 1961 है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 किसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था? में उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना था। औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना था। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। सन 1944 में ठीक है। अब भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर इसे मतलब कि मसौदा इस मसौदे को तैयार किया था। भारत का सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो 1948 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम NTPP कब शुरू किया गया था? तो 1975 में शुरू किया गया था। किसकी सिफारिश का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिश पर। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो 1927 ईस्वी में फिक्की का गठन किया गया था। औद्योगिक अधिनियम पहली बार भारत में किस वर्ष में लागू किया गया था? औद्योगिक अधिनियम तो 1951 में लागू किया गया था। 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्यों देशों की संख्या कितनी है? तो देशों की संख्या कितनी हो गई अब? तो 190 हो गई। पेपर गोल्ड शब्द किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हस्तांतरित संपत्ति से संबंधित है। किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, की स्थापना यूरोप को द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से उबरने में मदद करने के लिए की गई थी? तो 1944 में की गई थी। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA नामक दो संस्थाओं को किस संगठन में शामिल किया गया था? तो विश्व बैंक में शामिल किया गया था। तो पूछे विश्व बैंक किन से बना है? तो दो से बना है, वो IBRD से बना है, वो IDA। इन दोनों को मिलाकर विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो 164। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कितने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश सदस्य हैं? तो 190 हैं। और अति विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं? तो 164 हैं। भूमि, भवन, मशीन और अन्य साधनों की खरीद में लगाया गया धन क्या कहलाता है? तो निवेश कहलाता है। 1951 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? तो राजा जे चिल्लैया की अध्यक्षता में। किस समिति ने जीवन यापन की लागत को गरीबी निर्धारण के आधार के रूप में अंगीकृत किया था? तेंदुलकर समिति। 2010 में आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस संकट के मद्देनजर RBI ने MFI क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो
श्री वाई.एच. मालेगाम भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि बी से भारत, एच से हैवी, ई से इलेक्ट्रिकल्स, एल से लिमिटेड। भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी हो गया। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत विधि द्वारा निर्मित एक स्वायत्त निकाय ईएसआईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। ईएसआईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। एफडीआई का विस्तृत रूप क्या है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। आईआरडीएआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। एमआरटीपी अधिनियम 1969 में तो एमआरटीपी का कौन सा पूर्ण रूप सही है? तो मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट इसका पूर्ण रूप होता है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सैचुरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार करता है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। सीएसओ, जिसको सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, सीएसओ बोलते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। उपयुक्त कथन किसका है? तो एडम स्मिथ का है। किसने प्रतिपादित किया था कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है? तो अल्फ्रेड मार्शल। अर्थव्यवस्था वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका था? ये कथन किसका? तो रॉबिन्स का है। यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए देयता के रूप में प्रकट होते हैं। अर्थव्यवस्था में टर्म यानी ग्रोथ का क्या अर्थ होता है? तो आर्थिक वृद्धि होता है। अर्थशास्त्र से संबंधित महामंदी या भीषण मंदी किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1929 में शुरू हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं इसको। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी। आर्थिक जनगणना है, ठीक है ना। तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी, 1977 में की गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र एक दूसरे के साथ विद्यमान होते हैं, ठीक है। बढ़ी हुई सरकारी निर्बचत को प्रतिसंतुलित करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। उपयुक्त सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया है। हासमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे उपयोग की गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता हासिल होती है। अभिप्रेरण के मनोविज्ञान में संतुलन सिद्धांत फ्रिट्ज हीडर द्वारा प्रस्तावित अभिवृत्ति परिवर्तन का एक सिद्धांत है। किस गुणक सिद्धांत में यह वर्णन किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी? तो कीनेसियन गुणक, ठीक है। यदि आर्थिक गतिविधियों जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है क्या कहलाती है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र करता है।